हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जो कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। ठीक है, तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पृथ्वी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, आधिक्य या फिर गुहिकायन या श्यानता। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ठीक है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? द्रव्यमान प्लस आयतन का, आयतन बटे द्रव्यमान का, द्रव्यमान बटे आयतन का या फिर द्रव्यमान माइनस आयतन का। ठीक है, तो अनुपात पूछ रहा है तो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो घनत्व किसका अनुपात होता है? द्रव्यमान बटे आयतन का। ठीक है, तो घनत्व किसका अनुपात होगा? द्रव्यमान बटे आयतन का। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में हुआ परिवर्तन है। वेग, बल, संवेग तथा संवेग। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण वेग में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में हुआ परिवर्तन है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसके चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, या सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, या फिर इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या होता है? या कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, सही है। तो यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? जब क्या होगा? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। वोल्ट एम्पियर, किलोवाट घंटा या फिर वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। तो विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? वोल्ट एम्पियर। ठीक है, विद्युत शक्ति के मात्रक को वोल्ट एम्पियर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत शक्ति के मात्रक को वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध की नाइक्रोम तार के 3
नमूनों के बीआई ग्राफ आलेखित करता है। चित्र निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? R1 R2 R3 बराबर होगा, नहीं होगा। R1 अधिक होगा, R2 से कम होगा और R3 सबसे कम होगा, या फिर R3 सबसे अधिक होगा, R2 से कम होगा और R1 सबसे कम होगा, या फिर R2 अधिक होगा, R3 कम होगा और R1 कम होगा उससे। तो क्या हो जाएगा, देखो R1 क्या है, विद्युत धारा के पास में, ठीक है। R1 क्या है, एम्पियर के पास में, करंट के पास में, इसलिए उसमें विद्युत धारा अधिक होगा। तो और विद्युत धारा R1 के पास अधिक है, इसका मतलब R1 का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। और R3 क्या है, सबसे दूर है विद्युत धारा से, इसीलिए क्या होगा, उसमें विद्युत धारा कम होगा, तो R3 का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, R3 सबसे अधिक और R1 सबसे कम, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय, किया गया कार्य गुने आवेश, ठीक है, किया गया कार्य गुना समय बटे विद्युत धारा, किया गया कार्य आवेश समय। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय, ठीक है। वोल्टता को कौन निरूपित करते हैं, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय। घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? भूसंपर्कन, फ्यूज का उपयोग, या फिर स्टेबलाइजर का उपयोग, या विद्युत मोटरों का उपयोग। तो घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? स्टेबलाइजर का उपयोग, सॉरी इसमें फ्यूज का उपयोग होगा, ठीक है। घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? फ्यूज का उपयोग, ठीक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तापमान के, प्रतिरोधकता के, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का, या फिर लंबाई का। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तेज धूप वाले दिन पर, बादल छाए हुए दिन पर, या फिर गर्म दिन पर, या फिर हवादार पर। तो क्या हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन पर। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बादल छाए हुए दिन पर। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तेज धूप वाले दिन पर, बादल छाए हुए दिन पर, या फिर गर्म दिन पर, या हवादार पर। तो क्या हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन पर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊंची जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कैसे होता है? तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र जो होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 जोड़ 32, ठीक है। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 जोड़ 32। तो सेल्सियस के जगह पे रख देंगे 40 गुना 9/5 जोड़ 32 करेंगे तो 5 अठे 40, 9 अठे 72 जोड़ 32 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डैश द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? प्रवाहकत्व,
या फिर संवहन और विकिरण दोनों, या विकिरण या फिर संवहन। तो डैश द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। ठीक है, तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्तंभ के दोनों सिरे हिंज होने पर वास्तविक लंबाई L की तुलना में प्रभावी लंबाई L क्या होगा? L बराबर 1/2, या L बराबर L, या फिर L बराबर 2L, या फिर L बराबर कुछ और है। ठीक है, यहाँ कुछ और ऑप्शन होगा। तो एक स्तंभ के दोनों सिरे हिंज होने पर वास्तविक लंबाई की तुलना में प्रभावी लंबाई जो होगा वो L इक्वल टू क्या होगा? L होगा। ठीक है, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? बॉयल्स नियम, या फिर हुक नियम, या फिर बर्नौली सिद्धांत, या पास्कल नियम। ठीक है, तो कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक नियम पर। ठीक है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक नियम पर।